दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो महत्वपूर्ण पोर्शन है ग्रामीण समाज एवं विकास से 25 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, उससे महत्वपूर्ण मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आज पहला प्रैक्टिस सेट है, इसमें मैंने 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आप लोगों को अगर ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप लोग इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की आप लोग बताइएगा तो मैं और भी सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने के अनुरूप 21 जय जवान राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशनों को किस वर्ष आरंभ किया था। ये सारे प्रश्न जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र मैंने एग्ज़ाम कार्ड बुक से जितने भी प्रैक्टिस सेट है मैंने कवर किए हैं। इसके ऑप्शन हैं 1990 में, ऑप्शन बी 1999 में, ऑप्शन सी 1995 में या ऑप्शन डी 2000 में। आप लोग मेरे साथ साथ इसका उत्तर देते जाइएगा। जो भी प्रश्न होंगे आप लास्ट में देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसका आंसर है फ्रेंड्स बी सही है। 1999 में यह योजना शुरू की गई थी। जय जवान राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन को शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, आज मैंने प्रश्नों की व्याख्या नहीं की है। अगर मैं व्याख्या करती तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ आपके प्रश्न और उत्तर को मैं करवाऊंगी। अगर आप लोग बताइएगा आप लोग को व्याख्या की आवश्यकता है तो मैं आगे से इसको व्याख्या सहित मैं बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान में कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का योगदान कितना है। ये वर्ष 2013, 12 और 13 से था। आप लोग इस वर्ष के संदर्भ में इस प्रश्न को पढ़िएगा। तो इन्होंने कृषि का जीडीपी पूछा है। ऑप्शन ए है 33%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी है 29%, ऑप्शन डी है 17.4%। फ्रेंड्स, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। इसका आंसर डी सही है। 17.4% जो है ना वो वर्तमान में कृषि का जीडीपी में योगदान है। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति आर्थिक सर्वेक्षण 2008-9 के अनुसार कितने हैं। आपके ऑप्शंस हैं 40% है, ऑप्शन बी 21.7% है, ऑप्शन सी 50% से ऊपर है या ऑप्शन डी 30% से नीचे हैं। यानी ये बीपीएल वालों के पूछ रहे हैं कि जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनकी परसेंटेज कितनी है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंसर बी है। 21.7% लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते। लेकिन आप लोग इनका ये आंकड़ा देख लीजिएगा कि इन्होंने जो आंकड़ा पूछा है वो 2008-9 के अनुसार पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है ए 15%, बी 8% या सी 20% या डी इनमें से कोई भी नहीं। ये प्रश्न काफ़ी फेमस है यूपीपीएससी आयोग का या यूपीएससी आयोग का। तो इन्होंने एग्रो इकोलॉजिकल जोन के बारे में पूछा है। इसका आंसर सी सही है कि भारत में जो कृषि क्षेत्र है उसको 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये सारे फैक्ट आप रट लीजिएगा क्योंकि ये एज इट इज़ ऐसी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, देश को कितने कृषि जलवायवीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ये एग्रो क्लाइमेट जोन्स की इन्होंने बात की गई है। तो ये क्वेश्चन आपने जो पूर्व में पढ़ा था उससे थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इसमें भी आंकड़ा पूछा है, इसको भी आप लोगों को एज इट इज़ रटना ही होगा। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 20 है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या है, इसका आंसर है बी यानी कि 15। तो एग्रो क्लाइमेट जोन जो है ना वो कितने हैं, वो है 15। और इससे जो पूर्व में क्वेश्चन था वो क्या है फ्रेंड्स, पूर्व में इन्होंने पूछा था एग्रो इकोलॉजिकल जोन। आप इस शब्द को पढ़िएगा कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20 हैं। लेकिन इन्होंने इसमें क्या पूछा है कि जलवायवीय क्षेत्र यानी कि एग्रो क्लाइमेट जोन की बात की है, वो कितने हैं, वह 15 हैं। आप इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा और दोनों की ही डिजिट आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये तीनों क्वेश्चन देखिए इसी टाइप से एग्रो क्लाइमेट जोन्स में बांटा गया है। इसके ऑप्शन है ए 9, बी 10 या सी 8 या डी 20। अब देखिए आपको तीनों फैक्ट ही रटने हैं। तो इसका आंसर ए सही है कि 9 में विभाजित किया गया है। अब इसमें आपको ये क्या शब्द पकड़ने हैं कि इन्होंने क्या बात की, इन्होंने ये बात की है कि एग्रो क्लाइमेट जोन को बात की है जो कि कितने हैं, जो कि 9 है। यहाँ पे इन्होंने पूछा था एग्रो क्लाइमेट जोन्स यानी कि कृषि जलवायवीय क्षेत्र
15 है, और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो कि 20 है। और यहाँ पे हिंदी में आप देखिए कि शस्य जलवायु क्षेत्र, हिंदी में अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंसेस समझ में आएगा, इंग्लिश में आपको एक जैसे लगेंगे लेकिन हिंदी में आपको थोड़ा सा चेंजेस लगेगा। तो इससे आप लोग ये शब्द पकड़ के इन दोनों में डिफरेंस कर लीजिएगा और ये आपको एज इट इज़ रटने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला था वह कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए PAU लुधियाना, ऑप्शन बी है GBPU AT पंतनगर जिसका पूर्व में नाम UPAU था जो उत्तराखंड में है, या फिर सी GNKVB जबलपुर, या फिर डी UAS बैंगलोर। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बी। आपने गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय का सुना होगा, वही पहला विश्वविद्यालय, और इसकी डेट भी पूछी जाती है कभी कभी, जो कि 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा समूह मासिक पत्रिका का है? ऑप्शन ए खेती किसान भारती, ऑप्शन बी फल फूल कृषि चयनिका, ऑप्शन सी इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है फ्रेंड्स ए सही है कि जो खेती किसान और भारती हैं वह मासिक पत्रिका का है। 9 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति नेशनल वाटर पॉलिसी कब लागू हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1987 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी है 1990 में, और ऑप्शन डी है 1995 में। इन चारों में से कब राष्ट्रीय जल नीति को लागू किया गया था? इसका आंसर है 1987। इसका उत्तर आप लोग ये क्वेश्चन एज इट इज़ याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है इसी तरह से पूछे जाते हैं, जो भी फैक्ट होते हैं वो इसी तरह से, आपको कोई इसमें ट्रिक नहीं लगानी होती है, आपको बस ये नंबर्स याद करने हैं। अगला प्रश्न है 10th, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची दी हुई है, कुछ पुरस्कार दिए हुए हैं और व्यक्ति के नाम दिए हुए हैं, उनसे आपको सुमेलित करना है। जैसे कि 1 जगजीवन राम एवं NG रंगा पुरस्कार, 2 चौधरी चरण सिंह पुरस्कार, 3 जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, और 4 पंजाब राव देशमुख पुरस्कार। इनको आपको इनसे मिलाना है कि ये किसको दिए गए हैं। तो इसको फ्रेंड्स ऑप्शन देखते हैं, इसका उत्तर सी सही है। आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं लग रहा है, लेकिन आप इसको मैच कर लीजिएगा एक बार, अगर प्रश्न आया इनमें से तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगला भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ICAR पुरस्कार वार्षिक द्विवार्षिक या त्रिवार्षिक है? निम्नलिखित में से सूची को सूची 2 से सुमेलित करने, ये कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, इनको आपको सूची 2 से सुमेलित करने हैं। 1 सरदार पटेल पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार है, और दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री कृषि अनुसंधान पुरस्कार युवा वैज्ञानिक कृषि अनुसंधान के लिए, और तीसरा है रफ़ी किदवई कृषि अनुसंधान पुरस्कार। इनको आपको ये मिलाना है कि ये वार्षिक कौन सा है, द्विवार्षिक कौन सा है, या त्रिवार्षिक कौन सा है। इन तीनों पुरस्कार को आपको मैच करना है। इसका आंसर ए सही है कि जो पहला वाला ये एज इट इज़ जैसे हैं, ये सब मिले हुए हैं। आपको ये देख लीजिए कि एक को ए से मिलाना है, दूसरे को बी से, और तीसरे को सी से मिलाना है। अगला प्रश्न, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? इन्होंने युग्म पैदावार के पूछा है कि ये इसका आशय क्या है। ये 12वां क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है विभिन्न मौसमों पर 2 फसलों को उगाने से, या फिर बी है एक साथ 2 फसलों को उगाने से, या फिर सी है अन्य फसलों के साथ एक फसल उगाने से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जो एक युग्म पैदावार का आशय से रिलेट करता है? तो आपका ऑप्शन जो है वो बी सही है कि एक साथ 2 फसलों को मिलाने से युग्म पैदावार उसको कहा जाता है। 13 क्वेश्चन है, पादपाले एक सुविधा है। ऑप्शन ए है रोग मुक्त पारिस्थितिकियों में पौधों को उगाने के लिए, या ऑप्शन बी है पौधों को संस्थापन प्रजातियों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन सी है नियंत्रित पारिस्थितिकियों में पौधों को उगाने के लिए, या ऑप्शन डी है उत्परिवर्तन प्रेरित करने के लिए। इन चारों में से इन्होंने पूछा कि पादपाले किसको कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, नियंत्रित पारिस्थितिकियों में पौधों को उगाने के लिए पादपाले एक जो है वो सुविधा है। उत्परिवर्तन का मतलब होता है म्यूटेशन, यानी कि किसी के जीन में परिवर्तन करने को उत्परिवर्तन की क्रिया को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मूल स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया है? ऑप्शन ए है चाय कॉफ़ी रबर तंबाकू, ऑप्शन बी है कपास जूट गन्ना मूंगफली, ऑप्शन सी है सेब संतरा आम और केला, और ऑप्शन डी है धान गेहूं सरसों व तिल।
इनमें से इन्होंने पूछा है कि मूल्य स्थिरीकरण कोर्स की स्थापना के लिए किन फसलों को उगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जो चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू है, ये आपको एक चीज़ और पता होगी, ये चारों फसलें वाणिज्यिक फसल भी कही जाती हैं। इसके साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं और खरीफ की फसल कौन सी, जायद की फसल कौन कौन सी होती हैं, व इनको कब इनकी कटाई होती है और कब इनको उगाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप मुझे ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, बाजार का नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा, ऑप्शन सी है निजी एजेंसियों द्वारा, या ऑप्शन डी है राज्य सरकार द्वारा। तो इनमें से मतलब क्या कौन है जो बाजार पर नियंत्रण करता है? आप इसका आंसर बी इसका सही है कि जो विपणन एवं निजीकरण निदेशालय है वह बाजार पे नियंत्रण करता है। कुछ लोग कंफ्यूज होकर इसका आंसर राज्य सरकार पे लगा देंगे या फिर केंद्र सरकार द्वारा लगा देंगे, लेकिन दोनों ही आपके उत्तर गलत हो जाते हैं। इसका बी वाला सही है कि विपणन व निजीकरण निदेशालय द्वारा बाजार का नियंत्रण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 16वां। भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? ये क्वेश्चन हिस्ट्री से भी संबंधित है और ये इसमें भी पूछा गया है, एग्रीकल्चर में भी। तो इसका ऑप्शन है विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है कॉर्नवालिस, या ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। मैंने हिस्ट्री के जो पिछली सीरीज़ कवर करवाई थी उसमें मैंने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बहुत सारे कार्य बताए थे कि उन्होंने उनके काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। तो इसका भी जो आंसर है वो सी सही है कि जमींदारी भू व्यवस्था जो है ना वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में ही प्रारंभ की गई थी। और इसी तरह से विलियम बेंटिक के काल में क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के काल में क्या हुआ था? हड़प नीति लागू हुई थी। और कैनिंग के टाइम पर क्या हुआ था? महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। आप लोग बताइएगा। तो जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य उनके काल में हुए हैं वो उसकी मैं सीरीज़ बना दूंगी। 17 क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न यूपी में काफ़ी आया हुआ, यूपी स्पेशल में, और यूपी में जितनी भी अभी तक परीक्षाएं हुई हैं उसमें कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसके ऑप्शन है लखनऊ में, बी कानपुर में, सी फैज़ाबाद में, या डी मेरठ में। तो इसका उत्तर आप लोग मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। इसका उत्तर बी सही है, कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। 18वां क्वेश्चन है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है कोच्चि, बी हैदराबाद, सी मुंबई, या फिर डी त्रिवेंद्रम। आप लोग इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर ए सही है कि कोच्चि में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान स्थित है। 19 क्वेश्चन है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ए कटक, बी राजमुंद्री, सी शिमला, या फिर डी कोलकाता। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए कटक। कटक में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए 20 क्वेश्चन है, गांव में भी खेतों तथा छोटे कारखानों में बालक व बालिका श्रमिक की तरह काम करते हैं। वयस्क होने पर इसका क्या परिणाम होता है? आपके ऑप्शन है कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता होती है, या फिर ऑप्शन सी परिवार की सहायता मिलती है, या ऑप्शन डी जो है वो शरीर में ढांचागत विकृति होती है। कुछ लोग इसका अनुमान जो है ना वो ये लगा देंगे कि कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाएगी या फिर परिवार की सहायता हो जाएगी। आपके ऑप्शन ये दोनों ही कट हो जाते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है कि जो भी बालक बालिका छोटी उम्र में यदि कोई कार्य करता है तो उसके शरीर की ढांचागत में क्या हो जाती है? विकृति हो जाती है। मतलब उसका स्ट्रक्चर में आपको लगेगा कि उस बच्चे ने काफ़ी परिश्रम किया या फिर वो काफ़ी किसी कारखाने या फिर खेत में वो कार्य करता था। चलिए 21 क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली योजना है? कुछ योजनाएं दी हुई हैं, उनकी अवधि आपको अगर यदि पता होगी तभी आप इसका आंसर टिक कर पाएंगे। इसका ऑप्शन ए इंदिरा आवास योजना, ऑप्शन बी है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, या ऑप्शन सी है मनरेगा योजना, या फिर इसमें से डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मनरेगा काफ़ी पॉपुलर है लेकिन अगर आपको इनकी तिथि पता होगी तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर ए सही है। इंदिरा आवास योजना जो है ना वे काफ़ी लंबी अवधि तक चलने वाली योजना है। इसकी व्याख्या फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा तो मैं अगली जो सीरीज़ बनाऊंगी उसमें कर दूंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसी वजह से मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रही हूँ, सीधे प्रश्न और उत्तर का करवाती जा रही हूँ। 22वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बिरला उद्योग द्वारा संचालित एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है? ये आप सभी लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी रेणुकूट में, या ऑप्शन सी मेरठ में, या ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर शहर में। इसका उत्तर है रेणुकूट में। रेणुकूट में एल्युमिनियम का कारखाना स्थित है।
तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग बन गई है? ये शब्द याद रखिएगा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बन गई है। तो इसका ऑप्शन ए है IRDP, ऑप्शन बी है ट्राइसेम, या ऑप्शन सी है DWCRA, या फिर उपयुक्त में से सभी। ये तीनों योजनाएं जो है ना वो इसका अंग बन चुकी हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर डी सही है कि IRDP, ट्राइसेम और DWCRA ये तीनों ही स्वर्ण जयंती ग्राम योजना का अब अंग बन चुकी हैं। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है? आपके ऑप्शन है ए जवाहर रोजगार योजना, बी मनरेगा योजना, या फिर सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन डी है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जिसे पूर्व में जो प्रश्न किया था इसका आंसर सी सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये इसका उत्तर है। जैसे पूर्व में मैंने ये वाला आपको प्रश्न करवाया था कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कौन कौन से अंग हैं, तो ये तीनों ही इसके ये अंग हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में यह योजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT अवस्थित है? इसके ऑप्शन ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी कानपुर, या फिर डी मेरठ। ये उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा, आपकी जानकारी में कई आपके मित्र लोग होंगे जो यहाँ पे पढ़ चुके होंगे या शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे। तो इसका उत्तर सी सही है, कानपुर में IIT स्थित है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 26 क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक सूची दी हुई है, आपको उसको मैच करना है। 1 अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 2 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? और ऑप्शन जो तीसरा है वह केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? और चौथा है कि राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये कुछ राज्य दिए हुए हैं, इनसे आपको मैच करना है। इस प्रश्न का उत्तर बी सही है। आप इसको मैच करिएगा कि ए का इन्होंने सी मिलाया है और जो बी सेकेंड का ए मिलाया है इन्होंने। तो इस तरह से आप इसको मिला लीजिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पर है? वह फिलीपींस में। और केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो इम्फाल में है। इसी तरह से जो तीसरा है केंद्रीय नींबू वर्गीय, इसका आंसर बी सही है, नागपुर में स्थित है। और आपका जो चौथा वाला आंसर है राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन अनुसंधान, वह स्थित कहाँ है? वह नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 27 क्वेश्चन है, ये भी सूची आपको 1 से सूची 2 से मिलानी है। तो इसमें कुछ इन्होंने पूछा है, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान और केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय कंदीय फल अनुसंधान संस्थान, ये इन्होंने पूछा है, उसकी कुछ जगह पूछी होंगी। एवं चौथा है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, और ये कुछ जगह दी हैं, कालीकट केरल, श्रीनगर, कासरगोड और तिरुवनंतपुरम। मसाले से आप ये समझ सकते हैं कि इसका आंसर केरल हो सकता है, लेकिन केरल जो है वो आपके 3 जगह पे ऑप्शन में है। इस तरह से आप इसको 1 से नहीं मैच करवा सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ए सही है। फ्रेंड्स आप इसको मैच कर लीजिएगा। 28वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि संबंधी तनाव के कारण स्वरूप नामक रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1999 में, ऑप्शन बी है 1969 में, ऑप्शन सी है 1979 में, ऑप्शन डी है 1989 में। इस प्रश्न का उत्तर सी सही है कि वर्ष 1979 में भारत में कृषि संबंधी तनाव के कारण स्वरूप नामक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि निवेश में नहीं आता है? एग्रीकल्चर इनपुट्स के अंतर्गत कौन सी नहीं आता है? तो आपके ऑप्शन है ए तकनीकी ज्ञान, बी खाद व उर्वरक, सी सिंचाई जल, या फिर डी बीज। इस प्रश्न का उत्तर ए सही है। जो तकनीकी ज्ञान है वह एग्रीकल्चर इनपुट्स के अंतर्गत नहीं आता, बाकी सिंचाई जल, खाद व बीज ये तीनों ही एग्रीकल्चर इनपुट्स में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 30वां, महाल शब्द का अर्थ क्या होता है? एक शब्द दिया हुआ महाल, इसका अर्थ पूछा है इन्होंने। ऑप्शन ए है गांव, ऑप्शन बी है कस्बा, ऑप्शन सी है नगर, या ऑप्शन डी है जिला। इसका उत्तर है ए कि गांव को प्राचीन टाइम में महल भी कहा जाता है। जैसे आपने एक व्यवस्था सुनी होगी महालवाड़ी व्यवस्था, जो कि जमींदारों से संबंधित थी, तो महल जो है वो गाँव से संबंधित होता था। ये देखिए अगला प्रश्न वही आ गया है कि भारत में महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो कब प्रारंभ हुई थी? इसके ऑप्शन है वर्ष 1823 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1833 में, ऑप्शन सी है 1843 में, या फिर वर्ष 1853 में।
प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, 1833 में भारत में महालवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। और महाल शब्द का अर्थ क्या होता है? गांव है, जो कि पहले क्वेश्चन में मैंने बताया। आप लोग इसके साथ साथ कमेंट्स में ये बताइएगा कि महालवाड़ी व्यवस्था शुरू किसने की थी। 32 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जमींदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि इन्होंने सही पूछा है या गलत पूछा है। तो सही नहीं को पूछा है। इसके ऑप्शन ए है, इसे बंगाल में लागू किया गया था। ऑप्शन बी है, इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। या ऑप्शन सी है, स्वतंत्रता के पूर्व यह प्रथा भारत के 19% क्षेत्रफल में लागू थी। या फिर ऑप्शन डी, इसमें जमींदार कुल कर का 80% अंग्रेजों को देता था और 20% अपने पास रखता था। प्रश्न का उत्तर डी सही है। इसमें जो जमींदार होता था वह 80% तो अंग्रेजों को देता था कर, वह 20% अपने पास रखता था। ये जितनी व्यवस्थाएं आपको हिस्ट्री में आप जाइएगा तो उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, महालवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी प्रथा, ये सारी प्रथा किसने प्रारंभ की हैं, किस समय प्रारंभ हुई हैं और किस किस जगह पे इनको लागू किया गया था और इनका परसेंटेज क्या था। आप ये सब जरूर देखिएगा क्योंकि आने वाली राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में इससे संबंधित जरूर प्रश्न आएगा। आप बताइएगा तो मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगी। 33 क्वेश्चन है, महालवाड़ी प्रथा किसने शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन है आगरा एवं अवध, मतलब इन्होंने क्षेत्र पूछा है कि किन क्षेत्रों में शुरू हुई थी ये व्यवस्था। ऑप्शन बी है बंगाल एवं बिहार। ऑप्शन सी है पंजाब व हरियाणा में। या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र एवं जम्मू कश्मीर में महालवाड़ी प्रथा के बारे में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बंगाल व बिहार में महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था। लेकिन किसने शुरू किया था, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। यहाँ पे इन्होंने किसने ना करके इन्होंने क्षेत्र का नाम दिया होता, तो यहाँ पे ये किसने गलत है। 34 क्वेश्चन है, जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी महाराष्ट्र व डी बिहार। तो इसका उत्तर ए सही है कि उत्तर प्रदेश से जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 35 क्वेश्चन है, मैंने टोटल 40 क्वेश्चंस लिए हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस तरह की और भी सीरीज़ लाने वाली हूँ, कई प्रैक्टिस सेट करवाने वाली हूँ और 5 क्वेश्चंस और बचे हैं। मैंने टोटल 40 क्वेश्चन आज सीरीज़ में लिए हैं। ऑपरेशन बरगा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जमींदारों के संरक्षण से संबंधित है, बटाईदारों के संरक्षण से संबंधित है, उपयुक्त दोनों से संबंधित है या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर जो है वो बी सही है कि बटाईदारों के संरक्षण से ऑपरेशन बरगा संबंधित है। आप ये ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन बरगा, जो कि बरगा से आप याद रखिएगा कि ऑपरेशन बरगा और बटाईदारों से संबंधित है। इस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। 36 निम्नलिखित में कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? ये नहीं वाला पॉइंट आप जरूर देखिएगा। ऑप्शन ए है ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन बी है सहकारी खेती, ऑप्शन सी है काश्तकारी सुधार या फिर ऑप्शन आपका डी है चकबंदी। तो इसका उत्तर आप मेरे साथ साथ देते जाइएगा। इसका उत्तर ए सही है, जो ड्रिप सिंचाई है वह भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है सहकारी खेती, काश्तकारी सुधार और चकबंदी, ये तीनों क्या हैं? ये भूमि सुधार के अंतर्गत आते हैं। 37 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सूत्रकृमि संग्रह यानी कि कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है AIRI दिल्ली में, ऑप्शन बी है CRRI कटक में या ऑप्शन सी है IGFRI झांसी में, ऑप्शन डी है IVRI इज्जतनगर में। तो इस प्रश्न का उत्तर ए सही है, नई दिल्ली। IARI नई दिल्ली में क्या है? राष्ट्रीय सूत्रकृमि संग्रह जो है वो स्थित है। वैसे आप लोगों को एक ट्रिक बता दें कि यदि आप लोगों को किसी भी संग्रहालय या किसी भी चीज़ का अगर आपको नहीं पता है हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है और उत्तर में दिल्ली दिया हुआ, अगर आपको बाई चांस नहीं पता है तो आप लोग अगर टिक भी कर रहे हैं उसको, तो उसको दिल्ली ही टिक करिएगा क्योंकि ज़्यादातर। 38 क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जिसका अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री हुआ करता था का गठन कब हुआ है? इन्होंने ये पूछा है कि इसका गठन कब पूछा है कृषि अनुसंधान परिषद का। तो आपके ऑप्शन है 16 जुलाई 1929 को, ऑप्शन बी है 16 जुलाई 1948 को, ऑप्शन सी है 16 जुलाई 1965 को या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी 16 जुलाई जो है वो इनमें कॉमन है, तो 16 जुलाई तो इसमें उत्तर है ही, साथ साथ आपको ईयर पूछा है कि इसका ईयर क्या होगा। तो इसका फ्रेंड्स उत्तर है फर्स्ट, 16 जुलाई 1929 को ICAR का गठन हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय कृषि मंत्री। बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39,
राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना यानी NATP को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसके क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो इसका ऑप्शन ए है 19 नवंबर 1998 को, 19 नवंबर 1999 को, या 19 नवंबर 1997 का, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर पहला सही है, 19 नवंबर 1998 को राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की थी। लास्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, संस्थान ग्राम संपर्क संबंध योजना यानी IVLP इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम देश में कब शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 1995 को, ऑप्शन बी है 1996 को, ऑप्शन सी है 1998 को, या ऑप्शन डी है 2000 को। इस प्रश्न का उत्तर ए सही है, 1995 में संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो इसको आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस ये 40 क्वेश्चन ही लेकर आए थे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में इसके कंटिन्यू जो भी क्वेश्चन है मैं आगे के लेकर आऊँगी। और थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।